ले आज के इस वीडियो में हम लोग जो साइंस है, साइंस के अंतर्गत ऑप्टिक्स आता है जिसको प्रकाशिकी कहते हैं। तो इस प्रकाशिकी में आने वाला जो चैप्टर है प्रकाश का, जो परावर्तन है, प्रकाश अपवर्तन है, ये दोनों पॉइंट्स को हम लोग समझेंगे। आज के इस सेशन में हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में समझेंगे। देखिए, प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, पहले इस बात को हम लोग क्लियर कर लें कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जब प्रकाश की किरण जो होती है, मान लीजिए कि इस क्षेत्र से या प्रकाश आ रहा है, तो इस दीवार, ये दीवार है, इस प्रकाश किरण जब इस दीवार पे आती है तो आके यहाँ से टकराती है, क्योंकि ये अपारदर्शी वस्तु है, इसके पार प्रकाश नहीं जा सकता है। तो यहाँ से टकरा के और फिर लौट जाता है। तो यही घटना जो होती है, इसी घटना को तो प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। अब जो है एक दूसरी भाषा में समझा जाए कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। मान लिया जाए, इस बात को ध्यान में रखना है कि प्रकाश का परावर्तन जो होता है हमेशा एक ही माध्यम में होता है। प्रकाश जिस माध्यम में आता है उसी माध्यम में प्रकाश लौट जाता है। ये घटना जो होती है प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। क्यों लौटता है? बीच में अवरोध पैदा हो जाने की वजह से प्रकाश लौट जाता है। अब प्रकाश लौट गया, ये घटना जो है प्रकाश का परावर्तन है। परावर्तन क्लियर हो जाना चाहिए। इसके बाद जो होता है, प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम होते हैं, 2 नियम आते हैं। परावर्तन के 2 नियम आते हैं, और परावर्तन के नियम जानने से पहले हम लोग पहले ये जानेंगे कि कुछ ऐसे पद हैं, कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनके बारे में जानकारी होनी चाहिए प्रकाश के परावर्तन का नियम जानने से पहले। जैसे में एक होता है आपतित किरण। तो आपतित किरण किसे कहते हैं? जैसे आपतित किरण होता है, जैसे ये बॉल है या सूर्य है, सूर्य के पास से जो किरण आ रही है, और जब तक बीच में उसके रास्ते में जब तक उसका अवरोध नहीं आया, तो अवरोध आने से पहले प्रकाश स्रोत से आने वाली जो किरण होती है उसी को आपतित किरण कहा जाता है। अवरोध के आ जाने के बाद वहाँ से अवरोध पे आके प्रकाश किरण टकराती है, और टकरा के फिर से लौटती है उसी दिशा में। तो जब लौटने लगती है तो उस किरण को परावर्तित किरण कहा जाता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण आपको समझ में आ गया होगा। प्रकाश की किरणें जब आपतित होती है, प्रकाश स्रोत से आती है, तो उसे आपतित किरण कहते हैं। अवरोध में बीच में अवरोध लगने के कारण जब प्रकाश की किरण लौटती है तब उसे परावर्तित किरण कहते हैं। एक आता है शब्द अभिलंब। अभिलंब होता है आपतित किरण, और जिस बिंदु पे आके वो प्रकाश किरण आके टकराती है उसे आपतन बिंदु कहा जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है। तो आपतन बिंदु पर आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच खींचा गया जो लंब होता है, जो परपेंडिकुलर होता है, उसी को अभिलंब कहा जाता है। तो यहाँ से जो परावर्तन के नियम जानने के लिए ये 3-4 टर्म्स हैं, इनको हमको जानना है कि आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, आपतन बिंदु क्या है, ये 3, और एक अभिलंब, 4 टर्म्स अगर आप जानते हैं तो यहीं से हम लोग का नियम की शुरुआत होती है कि परावर्तन का नियम क्या होता है। परावर्तन के अंतर्गत आने वाले 2 नियम हैं। पहला नियम कहता है कि आपतित किरण यानी आने वाली किरण, परावर्तित किरण यानी लौटने वाली किरण, और जो अभिलंब होता है, आपतन बिंदु पर खींचा गया जो अभिलंब होता है, वो तीनों एक ही तल में होते हैं, सेम प्लेन में इंक्लाइंड होते हैं। ये कौन कहता है? फर्स्ट जो रूल है रिफ्लेक्शन का, ये फर्स्ट रूल यही कहता है कि जो इंसिडेंस रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जो खींचा गया परपेंडिकुलर है, ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। दूसरा नियम कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। ये क्या है आपतन कोण?
आपतित जो किरण आ रही है और जो अभिलंब है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो बना कोण होता है उसको क्या कहते हैं? उसको आपतित कोण कहते हैं। और जो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना जो कोण होता है उसको परावर्तित कोण कहते हैं। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है, परावर्तन कोण को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है। इंसिडेंस जो कि आई से डिनोट होता है, इस वजह से एंगल आर, रिफ्लेक्शन आर से डिनोट होता है, तो इसको लिखते हैं कि एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। ये दूसरा नियम है। इन दो नियम के बाद जो परावर्तन, अब ये जानना है कि परावर्तन का नियम कहाँ कहाँ लागू होता है। ये परावर्तन का दो नियम है, ये किन किन जगहों पे लागू होता है। तो जितने सारे सभी प्रकार के परावर्तक सतह जहाँ से प्रकाश की किरणें परावर्तित होती है, हर प्रकार के परावर्तक सतह पर ये नियम दोनों लागू होता है। अब जानना है हम लोग को एक समतल दर्पण के बारे में कि समतल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है और समतल दर्पण द्वारा बना गया प्रतिबिंब कैसा होता है, किस तरीके का समतल दर्पण होता है। तो समतल दर्पण में बना जो प्रतिबिंब होता है, ये बात याद रखनी है कि हमेशा आभासी तथा सीधा होता है। आभासी मतलब काल्पनिक भी होता है। तो समतल दर्पण कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बना सकता है। जब भी बनाएगा तो कैसा बनाएगा? आभासी बनाएगा, यानी काल्पनिक बनाएगा, और हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। दूसरा नियम जानना है कि प्रतिबिंब का जो साइज होता है वो वस्तु के साइज के बराबर होता है। किसमें? समतल दर्पण में। तीसरा नियम यहाँ से आता है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने वस्तु रखी होती है। जितना दूरी पर दर्पण से वस्तु खड़ी है उतना ही अंदर, दर्पण के अंदर प्रतिबिंब बनेगा। ये तीन नियम है। चौथा नियम है कि प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। पार्श्व परिवर्तित का मतलब होता है क्या है कि अगर हम आईना के सामने खड़े होते हैं तो क्या होता है, हमारा दाहिना जो हाथ होता है बाएं हाथ की तरफ हो जाता है, बाएं हाथ दाहिना, यानी दाहिना साइड बाएं साइड की तरफ, बाएं साइड दाहिने साइड की तरफ। यही पार्श्व परिवर्तन का मतलब होता है। तो समतल दर्पण हमेशा पार्श्व परिवर्तित करके प्रतिबिंब बनाता है। तो चार बातें समतल दर्पण द्वारा बनाई गई प्रतिबिंब के साथ लागू होती है। पहला कि समतल दर्पण हमेशा आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। दूसरा, समतल दर्पण वस्तु से उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनाता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण से रखी हुई है। वस्तु दर्पण के सामने जितनी दूरी पर रखी गई है उतनी ही दूरी पर दर्पण के अंदर वो प्रतिबिंब बनता है। तीसरा, पार्श्व परिवर्तित होता है। और चौथा जो है कि प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज के बराबर होता है। जो साइज होता है दोनों बराबर होता है। जितना लंबा वस्तु होता है उतना ही लंबा प्रतिबिंब बनता है। किसमें? समतल दर्पण। अब हम लोग गोलीय दर्पण के बारे में समझना है। गोलीय दर्पण, तो गोलीय दर्पण कहते किसको है? यहाँ से गोलीय दर्पण के बारे में बात आई। तो गोलीय दर्पण ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ जो होता है वो गोलीय होता है। परावर्तक पृष्ठ किसको बोलते हैं? जहाँ से परावर्तन होता है, जिस पृष्ठ पे, जिस तल पे परावर्तन होता है उसी को परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। तो जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय है उसको गोलीय दर्पण कहा जाता है। अब गोलीय दर्पण थोड़ा समझना है तो थोड़ा समझ लिया जाए कि गोलीय दर्पण को दो भागों में बांटा गया है। किस तरीके से भाग का बंटवारा होता है गोलीय दर्पण में, इस
गोलीय दर्पण जो है, गोलीय दर्पण तो दो भागों में अवतल दर्पण अवतल दर्पण में जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो अंदर की तरफ होता है, उत्तल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ होता है। यही पड़ता है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। फिर इसमें कई सारे ऐसे टर्म्स होते हैं जिनके बारे में जानना है, कौन से टर्म्स क्या होता है। हर टर्म के बारे में ये दर्पण हो गया, यहाँ अवतल है ये। इससे परावर्तक पृष्ठ का जो बीचों बीच बिंदु होता है ये बिंदु या इसका जो बीचों बीच बिंदु होता है ये क्या कहलाता है, यही ध्रुव कहलाता है। इसी को हम लोग ध्रुव और इंग्लिश में पोल कहा जाता है, P से डिनोट है और ये भी पोल है, इसी को P से डिनोट। अब इस ध्रुव से इस ध्रुव को जो मिलाने वाली रेखा है, मिलाने वाली जो रेखा यहाँ इसका जो केंद्र है, बीच बीच कहा यहाँ पर केंद्र है, बीच में इसको वक्रता केंद्र कहा जाता है। ये क्या है, ये वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र इसको बोलते हैं। इसी को सेंटर से डिनोट किया जाता है, C से डिनोट किया जाता है। और ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीचों बीच जो पॉइंट होता है उसको फोकस कहा जाता है, उसी को फोकस कहा जाता है, F से डिनोट किया जाता है। तो जितनी सारी दूरियां होती है सारे के सारे पुल से ध्रुव से मापी जाती है। ध्रुव से F की जो दूरी होती है उसको फोकसांतर कहा जाता है, F से। ध्रुव से जो वक्रता केंद्र की दूरी होती है उसको वक्रता त्रिज्या कहा जाता है, R से डिनोट किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि वक्रता त्रिज्या और वक्रता त्रिज्या क्या होता है, फोकसांतर क्या होता है। ध्रुव से जो फोकस की दूरी होती है उसको फोकसांतर कहा जाता है, F से डिनोट करते हैं। और ध्रुव से क्योंकि सारी की सारी दूरियां कहाँ से मापी जाती है, अब वक्रता त्रिज्या आपको समझ में आ गया है। ये दर्पण का जो और वक्रता केंद्र को जो मिलाने वाली रेखा होती है इसको प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहा जाता है। फोकस दूरी क्लियर ही है कि ध्रुव से फोकस की जो दूरी होती है उसको फोकस दूरी कहा जाता है, इससे दर्शाया जाता है। एक द्वारक होता है, द्वारक जिसको बोलते हैं जो इधर कलई किया हुआ है वही द्वारक है। उसके बीच की ऊपर वाला बिंदु और नीचे वाला बिंदु की जो बीच की दूरी होती है, एक तरीके से व्यास कहिए, व्यास जो होता है उसी को द्वारक कहा जाता है। अब हम लोग को ये समझना है कि किस तरीके से परावर्तन होता है। किरण के परावर्तन, देखिए हम लोगों को प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किरण तो कई सारे होती है, लेकिन प्रतिबिंब प्राप्त हो जाए इसके लिए दो किरणों का होना आवश्यक होता है। दो किरणों के परावर्तन का ही हम लोग क्या करते हैं, उसी का अध्ययन करते हैं। उसी के आधार पर प्रतिबिंब निर्धारण किया जाता है कि कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। इस वजह से दो किरणों को गुजारना होता है, ठीक है। दो किरणों को गुजार के हम लोग तय करते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है। तो दो किरणों को गुजारेंगे, किस तरीके से गुजारेंगे, गुजारने का क्या नियम है, उन चीज़ों को समझा जाए। पहला नियम कहता है किरण के जो परावर्तन का जो नियम है, किरण किस तरीके से परावर्तित करती है दर्पणों में, चाहे अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, वहाँ पे किस तरीके से परावर्तन करता है। किरण के परावर्तन का नियम आता है, 4 नियम है, उनको ध्यान से समझा जाएगा। जब यहाँ पे देखा जाएगा, चलिए समझ लीजिए। देखिए ये कौन सा दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। यहाँ पे क्या है, ये P है, ये मान लिया जाए F है, ये C है। नियम कहता है कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आपतित होती है, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर कोई किरण आपतित होती है तो परावर्तन के बाद हमेशा फोकस से होकर गुजरेगी। ये पहला नियम है, ठीक है, कि अगर
किरण जो है प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो हमेशा कहां से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। दूसरा नियम कहता है कि अगर किरण जो है कहां से आपतित होती है, फोकस से होते हुए आपतित होती है, तो वो जब परावर्तित होगी पृष्ठ से, दर्पण के पृष्ठ से परावर्तित होगी, तो परावर्तन के बाद वो कैसे जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर होते हुए लौटेगी। दूसरा नियम। तीसरा नियम कहता है कि अगर किरण जो है वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है यानी सी से होकर गुजरती है, तो वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी तो जिस दिशा में आई रहेगी ठीक उसी दिशा में, जिस रास्ते से आपतित होती है उसी रास्ते से परावर्तित हो जाती है। तीसरा नियम। तो इसको फिगर के साथ समझ लिया जाए। जैसे ये है एक कि आपतित किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर है तो फोकस से होके परावर्तित होगी। दूसरा जो है, दूसरा कहता है कि अगर चाहे कोई भी दर्पण हो, अवतल दर्पण, यहाँ पे हम अवतल दर्पण से ही समझा रहे हैं, P हो गया, F हो गया या C हो गया। यहाँ से नियम कहता है कि अगर जो है फोकस से होती हुई आपतित होती है किरण, तो परावर्तित होकर वो कहाँ से लौटेगी, वो मुख्य अक्ष के समांतर होते हुए लौटेगी। ये दूसरा नियम है। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है। तीसरा कहता है कि अगर अवतल दर्पण हो और अगर वक्रता केंद्र से होकर किरण आपतित होती है तो जिस दिशा में यहीं पे आपतित होगी इसी दिशा से होके लौट जाएगी। और चौथा नियम समझ लीजिए। चौथा नियम कहता है कि मुख्य अक्ष से जितना कोण बना के अगर तिरछी दिशा में अगर आपतित होती है उतना ही कोण बना के तिरछे होते हुए वो लौट भी जाएगी, यानी जो परावर्तन का दूसरा नियम है उस नियम को फॉलो करता है। ये चौथा नियम। तो किरण के परावर्तन के 4 नियम हैं। 4 नियम को हम लोग ध्यान में रख के प्रतिबिंब वस्तु कहाँ पे रहेगा, उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, इस चीज़ को हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। अब यहाँ पे अवतल दर्पण में 6 कंडीशन होते हैं, जहाँ पे समझना होता है कि यहाँ से एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि होते हैं कि 6 कंडीशन में कहाँ पे वस्तु रखी जाती है तो कहाँ पे प्रतिबिंब बनता है। इस चीज़ को अवतल दर्पण में 2 होता है। तो अवतल दर्पण वाला कंडीशन थोड़ा समझ लिया जाए कि अगर वस्तु 6 कंडीशन होते हैं, याद रखिएगा। याद करना बहुत आसान है। कैसे याद किया जाएगा, जैसे में अगर मान लीजिए कि वस्तु अनंत पे रखी हुई है, कहाँ पे, अनंत पे रखी हुई है, तो उसका प्रतिबिंब हमेशा फोकस पे बनेगा, पहला बात। दूसरा कंडीशन इसी का विपरीत, अगर फोकस पे रखी हुई है वस्तु तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, अनंत पे बनेगा। 2 कंडीशन हमको याद होगा कि अनंत पे अगर वस्तु रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनने वाला है, अगर फोकस पे रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनने वाला है। तीसरा कंडीशन होता है इसके साथ कि अगर वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा हुआ है। कभी कभी इस बात को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच ना कह के कहता है कि वक्रता केंद्र से परे रखा हुआ है, वस्तु को वक्रता केंद्र से परे रखा गया, परे यानी दूर रखा गया है। तो वक्रता केंद्र से दूर यानी अनंत के बीच, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच अगर वस्तु रखी गई है तब उसका प्रतिबिंब हमेशा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। यह हमेशा बनता है, अवतल दर्पण हो या अवतल दर्पण में, केवल उत्तल दर्पण में नहीं। तो 2 कंडीशन, इसका एक विलोम भी सत्य है कि अगर वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखी गई हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। ध्यान दीजिएगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच अगर वस्तु रखी हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, और जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखी गई हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। 4 नियम हुआ। 5वां नियम कहता है कि अगर वस्तु वक्रता केंद्र पे ही रखी गई हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे ही बनने वाला है। 5वां नियम है। 6वां नियम कहता है कि अगर वस्तु पोल यानी ध्रुव और फोकस के बीच रखी गई हो तो उसका प्रतिबिंब जो है दर्पण के दूसरी तरफ बनेगा। अब कैसा प्रतिबिंब कब बनता है, जब अनंत पे रखी गई हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस भी बनता है। तो कैसा बनता है, तो बिंदु के आकार का बनता है, बहुत छोटा बनता है। जब वस्तु C से परे रखी गई हो यानी वक्रता केंद्र और क्या बोलते हैं अनंत के बीच रखी गई हो तब उसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। उसका साइज जो होता है छोटा होता है, वस्तु के साइज से छोटा होता है। और जब वक्रता केंद्र पे रखी गई होती है तब उसका बराबर होता है, समान साइज का होता है। वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु रखी गई हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे ही बनता है लेकिन समान साइज का बनता है और उल्टा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। तो अवतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब
एक कंडीशन है जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच रखी गई हो तो वहीं पे काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, नहीं तो हर जगह वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और C और F के बीच यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच अगर वस्तु रखी गई हो तो प्रतिबिंब हम लोग याद है उसका प्रतिबिंब कहाँ बनने वाला है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी गई हो तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। वहाँ पे प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। अगर फोकस पे रखा गया हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत में बनने वाला है तो वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा बनता है, वस्तु से बहुत ज़्यादा बड़ा बनता है। और पोल और फोकस के बीच अगर वस्तु रखी गई हो तो उस स्थिति में आभासी विवर्धित होता है, ये भी बड़ा होता है बहुत ज़्यादा, ये इस कंडीशन में भी बड़ा होता है और आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ से अवतल दर्पण से 6 कंडीशन होते हैं, 6 कंडीशन हमको याद रखने हैं। अवतल किरण के परावर्तन का नियम हमको याद रखना है। अवतल दर्पण का उपयोग कई सारे जगह होता है, टॉर्च होता है, जो डॉक्टर होते हैं जो टॉर्च का उपयोग करते हैं, सर्च लाइट होता है वाहनों के हेडलाइट में, और चाहे प्रकाश का जो शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए भी अवतल दर्पण का उपयोग सेविंग दर्पण में भी होता है। सौरभट्टी में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। फिर उत्तल दर्पण के साथ 2 कंडीशन होते हैं। उत्तल दर्पण में क्या होता है कि उत्तल दर्पण में अगर वस्तु अनंत पे रखी गई हो तो उसका प्रतिबिंब वही नियम वही है, फोकस पे बनने वाला है, फोकस पर लेकिन दर्पण के पीछे बनता है और साइज जो होता है अत्यंत छोटा होता है, आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है उत्तल में। और वस्तु दूसरा कंडीशन एक है कि अगर अनंत और ध्रुव के बीच कहीं भी अगर वस्तु रखी गई हो तो उसका प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा, दर्पण के पीछे, और छोटा बनेगा। तो दोनों कंडीशन में छोटा बनता है, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण का उपयोग जो साइड मिरर होता है गाड़ियों में, साइड मिरर जिससे ड्राइवर पीछे के दृश्य को देखता है, उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब जो चिन्ह परिपाटी होती है, अवतल दर्पण के लिए चिन्ह की परिपाटी क्या होती है, चिन्ह परिपाटी 2 को बात याद रखना है। किस तरीके से V और U और F, V किसको बोलते हैं, U किसको, क्योंकि दर्पण सूत्र के बारे में हम लोग जानेंगे कि दर्पण सूत्र क्या होता है। दर्पण सूत्र जो होता है 1/V + 1/U = 1/F होता है। अब बात है कि 1/V 1/U = 1/F हो गया, V क्या होता है, U क्या होता है, F क्या होता है, ये बात जानना चाहिए। तो V जो होता है, अभी हम लोग कुछ देर पहले अभी बताया कि दर्पण में जितनी सारी दूरियाँ होती है सब के सब ध्रुव से मापी जाती है। तो ध्रुव से जो वस्तु की दूरी होती है उसको U कहा जाता है, ध्रुव से जो प्रतिबिंब की दूरी होती है उसको V कहा जाता है, और ध्रुव से जो फोकस की दूरी होती है उसको F कहा जाता है। इस बात को याद रखेंगे। अब चिन्ह परिपाटी क्या कहती है, चिन्ह परिपाटी कहती है कि अगर प्रकाश किरण 1 नंबर जो ऊपर वाला सबसे ऊपर वाला फिगर है उस पर ध्यान दीजिएगा, अगर प्रकाश किरण उधर से आपतित हो रही है तो उस दिशा में नापने वाली जितनी सारी दूरियां हैं सारी की सारी दूरियां प्लस में होंगी। प्रकाश किरण जिस दिशा से आ रही है उसी दिशा में अगर दूरी मापी जाती है। अब जैसे मैं एग्जांपल समझिएगा कि यह अवतल दर्पण है और प्रकाश किरण इधर से आ रहा है और P से लेके F तक, यानी F का जो वैल्यू है ध्रुव से फोकस की जो बीच की दूरी उसको F कहते हैं। तो F का वैल्यू क्या होगा, प्लस में होगा कि माइनस में होगा। तो हम लोग प्रकाश तो इधर जा रहा है लेकिन हम लोग नाप किधर से रहे हैं, P से F की तरफ माप रहे हैं, इधर नाप रहे हैं। दिशा विपरीत हो गया, जब दिशा विपरीत हो जाए दूरी मापने में तो वहाँ चिन्ह उसका माइनस हो जाता है। जिस दिशा में प्रकाश आ रहा है उसी दिशा में अगर माप रहे हैं तो उस दिशा में हम लोग का जो चिन्ह होता है वो प्लस हो जाता है। जो मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के ऊपर का जो चिन्ह होता है वो प्लस में होता है, नीचे का जो चिन्ह होता है माइनस में होता है। फिर एक आवर्धन होता है, आवर्धन का सूत्र होता है। आवर्धन सूत्र जो होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई को आवर्धन कहा जाता है। और एक और सूत्र आता है इसके साथ कि प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी S' बटा H बराबर -V/U। कई सारे जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने में ये फार्मूला बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। तो ये हम लोग का प्रकाश का परावर्तन हुआ और प्रकाश के परावर्तन का जो नियम है। फिर अगला जो होगा, कुछ कारणों की वजह से ऐसे रीजन थे जिनकी वजह से वीडियो नहीं बन पा रहा था, और कोशिश करेंगे कि हमेशा हम आपके साथ हैं और ये वीडियो हमेशा आपको उपलब्ध होता रहे। तो अगला जो वीडियो होगा वो प्रकाश के अपवर्तन के बारे में होगा। साइंस टॉपिक पे थोड़ा किया जाएगा क्योंकि रीजन ये वजह है कि बिहार SSC को लेकर चाहे कई सारे एग्जाम हैं उनमें साइंस
के जो पाठ्यक्रम है उनको तैयारी करने के लिए तो कुछ दिन पढ़ेंगे रूटीन के अनुसार, जैसे जैसे होता जाएगा उसके उपलब्ध होती रहेगी। बस थोड़ा सा प्यार बरसाइए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर नहीं किए हैं तो। ऐसा करने से थोड़ा मनोबल बढ़ता है, मनोबल बढ़ाइए और हमारे साथ रहना है। धन्यवाद।